जैसे हम लोग बात करें कि कई बार लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, लेकिन आईटीआर फाइल ना करने का सबसे बड़ा हिडन रिस्क क्या होता है जो लोग अवॉइड कर देते हैं और समझते नहीं है? आईटीआर ना फाइल करने का बहुत रिस्क है, क्योंकि आजकल आईटीआर केवल आपकी इनकम प्रूफ ही नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी प्रूफ भी है। करेक्ट। आपकी जो आपका बिजनेस हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट भी है। ये तीनों चीजें हैं। एक तो आप ने नहीं फाइल किया, तो आप जो इनकम है वो आपने डिक्लेयर नहीं की, जिस पर आपकी अगर कहीं से टेस्ट हुआ, जैसे आपके एआई से या आपके डाटा से कहीं से भी आपके निकल कर आया एआई सिस्टम से, तो उस पे आप पे पेनाल्टी भी लगेगी, आप पे टैक्स भी लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप कहीं लोन लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी हिस्ट्री का एक वो है। तो तीसरी चीज, आप एसेट कोई इस बीच आप एसेट खरीदते हैं, वो आपके रिकॉर्ड पे आ सकती है। आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि आप कोई इनकम जब शो नहीं कर रहे हो तो आप चीजें बाय कैसे कर रहे हो? हाँ, निश्चित रूप से। तो इस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए और फेयर रिटर्न बनना चाहिए, ताकि आप पकड़े न जाएं और आपका पूरे परिवार का और आपका जीवन जो है लगातार जो है शांतिपूर्वक और सुखमय ढंग से। और इसके साथ साथ अपने देश में भी योगदान देंगे। हाँ, देश में योगदान दे। देश में तो बहुत बड़ा योगदान है, जो आपकी ये आपकी ड्यूटीज हैं उस ड्यूटीज में भी आता है। ऑलवेज हम लोग अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, ऑलवेज हम लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना भूल जाते हैं। एकदम अपनी जो है राइट्स की तो बात करते हैं कि ये सड़क नहीं बनी है, ये चीज नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, लेकिन जो आपकी समाज के प्रति या आपकी गवर्नमेंट के पर ड्यूटीज है, कहीं भी ड्यूटी है, परिवार के पर ड्यूटी है, उसको भी आप नहीं ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट क्योंकि कुछ भी करने के लिए कम्प्लीटली वो टैक्स वाले अमाउंट पे ही डिपेंडेंट है, तभी वो हमारे लिए कुछ भी सुविधाएं ला सकती है। निश्चित रूप से जो भी आपकी रोड बन रही है, जो है आपका लॉ एंड ऑर्डर है, और जो भी आप फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो आपकी देश की सुरक्षा है, जो हमारी सिक्योरिटी है, तो हमारी ड्यूटीज बनती है कि जो हमारा टैक्स बनता है उसको हम दें, ऑनेस्टी के साथ दें। ऑनेस्टी से दें। अब आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, आप टैक्स देने से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। आप कहीं भी जो है आप मुंह नहीं छुपाएंगे, कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी के सामने बैठे हैं, आप क्रेडिबिलिटी है ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आप जवाब दे पाएंगे। जी। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आजकल सोशल मीडिया से भी लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो इनके लिए जीएसटी फाइल करना या इनकम टैक्स भरना कब मैंडेटरी हो जाता है? जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसी स्थिति में इनको फाइल करना मैंडेटरी होता है। पहले तो एटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे या इनकम टैक्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तभी जो है फाइल करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, जैसे हमारे यहाँ सर्विसेज में आता है, सर्विसेज में 20 लाख जो है 20 लाख जो है स्टेट में है, और जो स्पेशल स्टेट में है 10 लाख है। तो उस स्थिति में जब इसके ऊपर इनको जाते हैं, तब इनको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और जो है रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो यूट्यूब से या सोशल मीडिया से आने वाली कमाई पे भी सरकार की नजर रहती है? निश्चित रूप से। अब जैसे आपके बैंक एंट्रीज हैं, सोशल मीडिया पे आप जो चल रहा है, जो इसको देख करके ब्रांड से जो कोलैबोरेशन है, ये सब पे तो नजर ही, इनसे जो है अपनी सूचनाएं भी, इंफॉर्मेशन भी ली जाती है। इंफॉर्मेशन में किसका है, अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पेनाल्टी भी लगेगी, टैक्स लगेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और टैक्स दें और अपनी देश के प्रति ड्यूटी का जो है निर्वहन करें। जी। सो इनकम टैक्स और जीएसटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ओके। इनकम टैक्स में जो आपके इनकम है, उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, उस पे आपको टैक्स लायबिलिटी बनती है। लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी में जो टैक्स देने वाला है, जो जमा करता है, डिपॉजिट करता है, वो अपने पास से नहीं जमा करता है। ये टैक्स वसूल करके, इसीलिए इनडायरेक्ट कहता है, टैक्स वसूल करके जिसको सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई करता है, उस पर जो उससे टैक्स लेता है और वो जमा करता है। अंत में एक तरह से कहा जाए, ये कंज्यूमर टैक्स है। एक तरह से कंज्यूमर पर अंतर्गत है, कंज्यूमर पे ही टैक्स की लायबिलिटी जाती है, इसलिए इनडायरेक्ट कहा जाता है। और ये जो इनकम टैक्स है, जिसकी जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्सबिलिटी सबको। इसमें तो आपके सर्विसेज जो सर्विस करने वाले हैं, इनको भी जो है टैक्स लायबिलिटी आती है। ओके। सो जब भी टैक्स भरने का टाइम आता है, लोग टैक्स सेविंग्स के बारे में सोचते हैं, जो कि सही भी है, हर कोई अपनी सेविंग्स के बारे में सोचता है। तो जो लोग सैलरी वाले हैं, वो लीगली अपने टैक्स को किन किन माध्यम से सेव कर सकते हैं? देखिए, आजकल तो 2 इनके वो आए हैं, जो आप पुराना पर टैक्स रिजीम और नए रिजीम में। तो कोई नए में तो कोई टैक्स प्लान नहीं है, टैक्स सेविंग प्लान नहीं है।
लेकिन पुराने में टैक्स सेविंग प्लान है, जैसे 80C, ज़्यादातर सैलरी पर्सन 80C को ही जानते हैं। इसके अलावा आपके एनपीएस है, एनपीएस का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके। आप इसके अलावा एनपीएस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आप ये लोन के रेंट पर जो है, अगर कहीं ने आपने प्रॉपर्टी लोन लिया है उसके रेंट पे भी जो बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर ड्राइवर भी रखे हैं, जेन्युइन वो है, तो वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप जीपीएफएआई इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जो अपने एक्सपेंसेस है वो इसी में ये सब कवर हो जाता है। तो और टैक्स रेजिम अभी वर्क कर रहा है? टैक्स सेविंग निश्चित रूप से जो पुराने कम सैलरी वाले हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में 2 लाख की वो है, वो 2 लाख लेस हो गया अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ली है, और 2 लाख की इंटरेस्ट कम हो गया। इसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस कम हो गया, आपका 80C में कम हो गया, आपका एनपीएस भी जमा कर दिया, ये भी कम हो गया, तो उनको टैक्स से काफ़ी। तो गवर्नमेंट लीगली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, तो आप लीगली वो बेनिफिट्स लेके अपने टैक्स की सेविंग करके फिर कायदे से जो आपका अमाउंट बनता है वो आप पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, सही डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है। फर्जी नहीं दिखाना चाहिए, फर्जी दिखा करके आपने ले लिया तो आप पकड़े जाएंगे और आप ज़्यादा नुकसान करेंगे। लेकिन अगर आप ये हैं तो कम सैलरी वालों का पुरानी रिजीम ज़्यादा ठीक लगती है, क्योंकि कंपेरिजन करें आप, पुराने रिजीम में आप सेविंग कर पा रहे हैं तो पुराने में करें, नहीं तो आप नए में करें। नए में यह है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना है, इसलिए अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक फ़ोन आया कि ये दोनों चीज़ें हैं, ये स्थिति बन रही है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन उसमें बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन तो ओल्ड वाले में, जैसे आप कहीं किराया दिखाए हैं, किराए पे रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट दिखाए हैं तो उसके रिसीप्ट चाहिए, ये सब चीज़ें तो थोड़ा टिपिकल होता है। थोड़ा बहुत अंतर आ रहा था उनको नई रिजीम में, तो हमने डिस्कस हुआ हमसे, तो हमने कहा डॉक्यूमेंट क्यों चक्कर पड़े हो, नई रिजीम में आप जो है न्यू टैक्स रेजिम आप जमा करिए, और देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। करेक्ट। तो जीएसटी नोटिस और इनकम टैक्स नोटिस दोनों में ज्यादा सीरियस कौन सा होता है? नोटिस अगर आप ना घबराएं तो कोई सीरियस नहीं है। ओके। आप घबरा गए, आपका परिवार घबरा गया, आपने परिवार में घबरा करके झगड़ा भी करने लगे आप, तो सब सीरियस है। नहीं, नोटिस का आप जो कमियां आपने रिटर्नों में हैं उसी पे नोटिस आती है। आप अगर उसको डॉक्यूमेंट से आप जस्टिफाई कर देते हैं तो कोई घबराहट नहीं। नोटिस तो आपसे केवल क्वेरी है, आप क्वेरी करता है, आप जवाब दे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और जवाब नहीं दे पाते हैं तब भी चूंकि लायबिलिटी आपकी बनती है, उतना टैक्स जमा कर देंगे तो आप इंटरेस्ट, और जनरली कुछ मामलों में तो पेनाल्टी भी नहीं लगती है, कुछ मामलों में कहीं पेनाल्टी नहीं है अगर आपका कहीं डिक्लेयर करने से छूट गया है, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी में है कि कुछ नहीं रह गया, आप टैक्स जमा कर दिए। जस्ट लाइक कि आपको नोटिस अगर रिसीव हो रहा तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको कामली चीजों को शॉर्ट आउट करना। अगर आपने उसका सही समय पे और सही ढंग से जवाब नहीं दिया तब आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, रिस्क हो सकता है। क्योंकि आपकी बिजनेस प्रोफाइल ही गड़बड़ हो जा रही है, तो आपके यहाँ रेट भी पड़ सकती है, आपकी स्क्रूटनी में आ सकते हैं आप कुछ। तो इस तरह से इस सब चीज़ें पैनिक नहीं होना चाहिए। इस सब से बचने के लिए आप कब तक नोटिस का जवाब देना है, अगर कहाँ लीगल एडवाइस लेनी है वहाँ लीगल एडवाइस लेकर के प्रॉपर्ली आप जवाब दें। नोटिस से कभी घबराना नहीं चाहिए। ओके। जो भी आपका बनता है आप पे कर दो और चीज़ों से आप इजीली बच सकते हो। जी। तो घर पे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है।